अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। साजदा और मुख्तार को बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा। दोनों ने अपना पेट काट कर बेटे को पढ़ाया लिखाया। उनकी मेहनत रंग लाई और बेटे की शहर में नौकरी लग गई। अहमद हर हफ्ते गाँव आता और माँ बाप के साथ 2 दिन गुजार कर वापस चला जाता। शहर की ही लड़की को पियाकर जब गाँव लाया तो वो अहमद से लड़ने लगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना। वो साजिदा और मुख्तार से भी झगड़ा करती तो माँ के कहने पर अहमद बीवी को लेकर शहर चला गया। इसकी नौकरी सऊदीया में लगी तो वो माँ बाप को छोड़कर बीवी के साथ सऊदीया चला गया। 13 साल वहाँ रहा। माँ बाप से कोई रब्ता नहीं किया। जब 13वीं मर्तबा हज करके वापस आया तो ख्वाब देखा कि इसके हज कबूल नहीं हुए। रोता हुआ वापस अपने गांव लौटा तो इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जब सेहिन में टूटी भी चारपाई पर। साजदा और मुख्तार ने अपनी सारी ज़िंदगी औलाद के लिए तरसते हुए गुजार दी थी। बहुत इलाज करवाए, हर नुस्खा आजमाया, मगर अल्लाह ताला ने औलाद से नहीं नवाजा था। पहले पहल तो ख़ानदान वालों और आस पड़ोस वालों के ताने सुन सुनकर दोनों बहुत परेशान होते। साजदा तो छुप छुप कर रोती रहती, मगर धीरे धीरे दोनों ने इस बात पर यकीन कर लिया कि इनकी किस्मत में औलाद का आना लिखा ही नहीं है। दोनों ने एक दूसरे के सहारे ज़िंदगी गुजारनी है। लोगों का क्या है, वो तो बात करके अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएंगे। भला वो क्यों लोगों की बातों को दिल से लगाकर बैठे रहें। यूं ही वक्त गुजरता गया। एक रोज़ मुख्तार जब अपने काम से घर लौट रहा था तो एक नजूमी ने इसका हाथ देखा। हाथ देखकर कहने लगा कि तुम्हारी किस्मत में एक औलाद है और वो भी बेटा है। ये सुनकर मुख्तार हंसा। कहने लगा कि अब तो मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। जब जवानी में औलाद ना हुई तो अब कहाँ से औलाद होगी। ये सुनकर वो नजूमी हंसा और कहने लगा कि मेरे रब के रंग बड़े ही निराले हैं। बस इसकी ज़ात से तवक्कल रखो, वो जिसे चाहे जैसे चाहे अता कर देता है। वो तो बंजर ज़मीन से भी सोना निकाल दे। बस रब पर यकीन रखना ज़रूरी है। मुख्तार इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और फिर अपने घर की जानिब चल आया। पिछले कई रोज़ से साजिदा की तबीयत ख़राब थी। काम करती तो सांस चढ़ जाती। अब तो शायद इसकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। ज़्यादा काम कर ना पाती, चक्कर से आने लगते तो ब्लड प्रेशर लो समझकर नींबू पानी बनाकर पी लिया करती। आज फिर जब मुख्तार उस नजूमी की बात सोचते हुए घर में दाखिल हुआ तो सामने साजिदा सीन में ही बिछी हुई चारपाई पर बैठी हाँप रही थी। इसकी ये हालत देखकर मुख्तार परेशान हो गया। चलता हुआ इसके पास आया और कहने लगा कि क्या हुआ, कितनी दफ़ा तुझे कहा है कि ज़्यादा काम मत किया कर, फिर भी हलकान होती रहती है। अरे कौन से मेहमान आ रहे हैं हमारे इस घर को देखने। तुझे कहा भी है कि जो काम हो वहीं पड़ा रहने दे, मैं वापस आकर कर लिया करूँगा। ये सुनकर साजिदा की आंखें भर आई थीं। आंखों में आंसू लाकर कहने लगी कि काश मेरा भी कोई बेटा या बेटी होती। अरे अगर बेटी होती तो आज यूँ मेरी हालत ना हो रही होती। मुझे तो वो आराम से बिस्तर पर लेटा देती और सारा घर संभाल लेती। मेरी भी खिदमत करती और तेरी भी। और अगर बेटा होता तो वो भी ऐसा ही नेक सीरत होता। बहू लेकर आता जो बिल्कुल हमारी बेटी जैसी होती और हमारा जी जान से ख्याल रखती। हमारे घर में कितनी रौनक होती, लेकिन अब देखो तो कैसे वीरान पड़ा है। तुम्हारे जाने के बाद यही घर मुझे काटने को दौड़ता है। साजिदा ये कहते हुए आज रो पड़ी थी। रोते हुए इसकी हालत मजीद ख़राब होने लगी। मुख्तार इसे हौसला दे रहा था मगर इस पर बेहोशी सी तारी हो चुकी थी। मुख्तार ने फ़ौरन साजिदा को उठाया और पड़ोस में ही रहने वाले राशिद रिक्शे वाले को बुला लिया। रिक्शे में डालकर साजिदा को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां पर कुछ टेस्ट और चेकअप होने के बाद जो बात डॉक्टर ने बताई वह सुनकर तो मुख्तार को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। वो लेडी डॉक्टर थी, मुस्कुराकर साजिदा को देख रही थी। अपने पास मौजूद टेस्ट रिपोर्ट को देखने के बाद कहने लगी कि आपकी शादी को कितना अरसा हो चुका है। ये सुनकर मुख्तार सोच में पड़ गया। बूढ़ा आदमी था, उंगलियों पर गिनकर कहने लगा कि कोई 24-25 साल तो हो ही चुके हैं। ये सुनकर लेडी डॉक्टर ने मुख्तार के चेहरे की जानिब देखा, फिर कहने लगी कि आपकी इससे पहले कोई औलाद है। तो मुख्तार ने नफ़ी में सर हिला दिया कि रब सोने ने अभी तक अता नहीं की। ये सुनकर डॉक्टर बड़ी शुगुफ्तगी से मुस्कुराई थी। कहने लगी कि मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। आपकी बीवी उम्मीद से है, आपको इनका बहुत सारा ख्याल रखना होगा।
मैं जो दवाइयाँ दे रही हूँ वो बाकायदगी से देनी होंगी। बाकी फ़िलहाल तो मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता ये किसी बात के लिए बहुत परेशान रहती हैं। शायद औलाद ना होने की वजह से ये डिप्रेशन का शिकार थीं, मगर अब इस खुशखबरी के बाद तो इनकी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी। मुख्तार ये सुनकर अपनी आंखों में आए आंसू कंट्रोल ना कर सका। वो रोने लगा था। लेडी डॉक्टर इनकी खुशी समझ सकती थी। जब ये खबर साजिदा को पता चली तो इसे अपने कानों पर यकीन न आया। वो हैरत से मुख्तार को देखकर कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो ना, भला ऐसे कैसे मुमकिन है? जब मैं जवान जहान थी तब औलाद नहीं हुई, तो अब पिछली उम्र में आकर। वो रो भी रही थी और खुशी का भी इजहार कर रही थी। दोनों की ही आंखों में आंसू जगमग कर रहे थे। इसके बाद का वक्त तो बड़ा ही सुहाना वक्त था। मुख्तार जल्दी जल्दी सेठ के डेरे पर काम करके वापस आ जाता और घर आकर फिर घर के भी सारे काम निपटाता। गांव की औरतें जब मुख्तार को घर में झाड़ू देते, बर्तन मांजते हुए देखती या बाहर से लकड़ियां चुनते देखती तो इस पर तंज करने लगती, मगर मुख्तार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो मुस्कुराकर सबकी बातें सुन लिया करता। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। डिलीवरी के वक्त कुछ पेचीदगियां हो सकती थीं, इसलिए मुख्तार ने अपने पास जुड़ी सारी रकम डॉक्टर के हवाले कर दी और कहने लगा कि बस मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये इसकी दुआएं और सब्र का ही फल था कि सब कुछ खैर आफियत से सरअंजाम पाया और मुख्तार और साजिदा के यहाँ एक खूबसूरत से बेटे की पैदाइश हुई। बेटे को देखते ही सबसे पहले मुख्तार ने शुक्र का सजदा अदा किया था, फिर अपने बेटे को उठाकर इसे चूमा। वो तो ज़ारो ज़ार रो रहा था, इसकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से भर चुकी थी। साजिदा का भी यही हाल था। दोनों अपने बेटे को घर ले आए और फिर अच्छे से अच्छी तरबियत और परवरिश करना शुरू कर दी। स्कूल में दाखिला करवाने की बारी आई। गांव में सरकारी स्कूल भी मौजूद था, मगर उन्होंने प्राइवेट स्कूल का ही इंतखाब किया। भले ही मुख्तार की उम्र कुछ ज़्यादा हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद मेहनत और मुशक्क़तें उठा उठाकर वो कभी थकता नहीं था। बीमारी तो इससे कोसों दूर थी। वहीं साजिदा ने लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए। दोनों अनथक मेहनत कर रहे थे और ये ख्वाहिश थी कि बस बच्चा अच्छे से अच्छी ज़िंदगी गुजारे, वो यूं गांव में रहकर गुर्बत की जगह में ना रहे। अहमद भी अपने माँ बाप से बेहद मोहब्बत करता था, इनकी इज्जत करता, एहतराम करता, पढ़ाई में भी अच्छे नंबरों से पास होता। मैट्रिक के बाद इसने कॉलेज में कदम रखा और फिर यूनिवर्सिटी। वो डिग्री लेकर जब वापस गांव में आया था तो पूरे गांव में जश्न का समा था, पूरे गांव में खुशी का समा था, पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। इसके बाद अहमद की अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई। जब ये खबर इसने अपने वालिदैन को बताई तो इसके वालिदैन भी बहुत खुश हुए थे, मगर एक मसला था। वो ये था कि इसे नौकरी शहर में मिली थी, जहाँ पर कंपनी वालों की तरफ से इसे एक घर और गाड़ी भी मिल चुकी थी। इसने अपने वालिदैन को जब ये बताया कि हम अब शहर में रहेंगे, इसके वालिदैन ने इनकार कर दिया। कहने लगे कि नहीं बेटा, तुम जाओ शहर में रहो, लोगों के साथ उठो बैठो, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, मगर हम सारी ज़िंदगी यहीं गुजारना चाहते हैं। यहाँ पर सब जानने वाले हैं, जान पहचान है, वहाँ पर तो हमें कोई जानता भी नहीं। इसलिए बस तुम हमारे पास हमें मिलने आ जाया करना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो अपने वालिदैन को यहाँ छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, मगर इसकी मजबूरी थी। इसने फैसला कर लिया था कि वो धीरे धीरे अपने वालिदैन को अपने पास बुला लेगा। वो शहर में ही नौकरी करने लगा। हर हफ्ते जब इसे छुट्टी होती तो फिर वालिदैन के पास वापस आ जाता, इनके साथ बातें करता, खाना खाता, फिर 2 दिन यहाँ रहने के बाद वापस चला जाता। यूँ माँ बाप का दिल भी बहल जाता। इसने अपने गांव का घर भी नए तर्ज से तामीर करवा लिया था। घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। माँ बाप भी अपने बेटे को दुआएं देते नहीं थकते थे। अहमद की शादी की उम्र हो चुकी थी जब साजिदा और मुख्तार ने बेटे से सवाल किया कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो या फिर हम अपनी मर्जी से किसी लड़की से तुम्हारी शादी करवा दें। पहले तो अहमद झीम गया, क्योंकि आज से पहले इसने इस तरह की बात अपने वालिदैन से नहीं की थी, मगर फिर इसने अपनी माँ से अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया। शहर में ही इसे एक लड़की पसंद आ चुकी है। इसने अपने वालिदैन को इसके घर के बारे में बताया, लोगों के बारे में बताया, तो इसके माँ बाप यही कहने लगे कि बेटा हमें तुम्हारी पसंद से कोई एतराज़ नहीं, जानते हैं कि जैसे हम शरीफ और ख़ानदानी लोग हैं,
वैसे ही तुमने भी एक ख़ानदानी और अच्छी लड़की का इंतखाब किया होगा। साजिदा और मुख्तार दोनों शहर में अपने बेटे की पसंद की हुई लड़की देखने के लिए गए। वो लोग भी अच्छे, शरीफ और ख़ानदानी थे, इसलिए दोनों का रिश्ता तय कर दिया गया और जल्दी दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद अहमद अपनी बीवी को गांव ही लाया था। इसने कहा था कि बस मेरी बीवी बहुत ही अच्छी आदत की मालिक है, वो यहाँ गांव में आप लोगों के साथ रहकर आपका बहुत ख्याल रखेगी, आप लोगों को मेरी कमी महसूस नहीं होने देगी। साजिदा भी कई तरह के ख्वाब बुनने लगी। बेटी तो थी नहीं, इसलिए इसने सोचा था कि अपनी बहू को ही अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, इसके नखरे उठाऊंगी और जी भरकर बातें करूंगी। मगर जब नगीना रुखसत होकर गांव में आई तो चंद रोज तक तो इसका रवैया सबके साथ अच्छा रहा, मगर धीरे धीरे वो इस घर से और माहौल से उकताने लगी थी। सुबह सुबह सास कमरे में इसे उठाने आई तो चिढ़कर कहने लगी कि मुझे अभी नहीं उठना, मुझे सोना है। ये क्या आपके मुर्गे हर वक्त बांग देते रहते हैं? आधी रात को ही इनका शोर शुरू हो जाता है, मेरी नींद खराब होती है। आप इन मुर्गों को बेच क्यों नहीं देती? साजिदा ने ये सुना तो हैरत से अपनी बहू को देखने लगी। कहने लगी कि अरे बहू, आधी रात कब है? फजर के वक्त तो वो बोलते हैं, इनकी बांग सुनकर ही तो हमारी आंख खुलती है, फिर हम लोग नमाज पढ़ते हैं। मगर बहू की बात सुनकर इसने अपनी बहू की बात को सर आंखों पर रखा और उसी रोज अपने घर में मौजूद सारी मुर्गी और मुर्गियां बेच दी ताकि बहू की नींद में खलल ना आए। मगर धीरे धीरे बहुत सी बातों पर नगीना को मसले खड़े होने लगे थे। बात बात पर वो अपनी सास से बदतमीजी करने लगी थी। ये बात साजिदा भी नोट कर रही थी, मगर वो किसी भी तरह की बदमज़गी नहीं चाहती थी। एक रोज जब अहमद घर लौटा तो इसने अपनी बीवी की चीखती हुई आवाज़ सुनी थी, जो वो इसकी माँ से बात करते हुए कह रही थी कि आपको पता नहीं, मुझे डस्ट एलर्जी है, फिर क्यों इस कच्चे सहन से धूल उड़ाकर झाड़ू लगा रही हैं? आपसे तो झाड़ू भी ठीक से नहीं लगाया जाता। जबकि भोली भाली साजिदा हैरत से अपनी बहू को देखकर कहने लगी कि ये क्या होता है बेटा? वो इंग्लिश में की गई बात नहीं समझ पाई थी। जब अहमद ने अपनी माँ के साथ इसे बदतमीजी करते देखा तो बहुत डांटा कि तुम भला कैसे मेरी माँ के साथ इस तरह से बात कर सकती हो? मैंने तो इनको अपने सर का ताज बनाकर रखा हुआ है। खबरदार जो मैंने तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज दोबारा सुने। नगीना ने ये सुना तो कहने लगी कि माँ बाप तुम्हारे सर का ताज हैं और मैं तुम्हारे पैरों की जूती हूँ। अरे नहीं रहना मुझे इस गांव में, मुझे शहर लेकर जाओ, ये माहौल मुझे हरगिज नहीं पसंद। साजिदा और मुख्तार ये सुन चुके थे, इसलिए दोनों ने कुछ फैसला किया। अगले ही रोज अपने बेटे से कहने लगे कि बेटा, तुम नगीना को लेकर शहर वाले मकान में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पर तो तुम्हें कंपनी की तरफ से घर भी मिला हुआ है। हफ्ते में 4 दिन तो तुम वहीं होते हो, इसलिए अपनी बीवी को भी ले जाओ। तुम दोनों खुश रहो, बस हमसे मिलते आते रहना, तुम्हें देखकर हमें सुकून मिलता है। ना चाहते हुए भी अहमद को अपनी माँ बाप की बात मानना पड़ी और अपना सामान पैक करके बीवी के साथ शहर चलाया। शुरू शुरू में इसका यही मामूल रहा था। वो हमेशा की तरह 2 दिन अपने गांव में अपने माँ बाप के पास ही गुजार कर आया करता। इस दौरान नगीना हमला हो गई। इसे ख्याल की भी ज़रूरत थी, मगर वो गांव नहीं आना चाहती थी। जब अहमद गांव में अपने माँ बाप के पास मिलने के लिए जाता तो वो लड़ने लगती, कहती कि बीवी की तो परवाह ही नहीं है, बस अपने माँ बाप की परवाह है। ये नहीं देखते कि मेरी हालत क्या है, किसी भी वक्त मुझे डॉक्टर की ज़रूरत हो सकती है, 100 मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं, मगर तुम तो बस हर वक्त अपने माँ बाप का ही सोचते रहते हो। आखिर ये सब कुछ करना था तो मुझे ब्याह कर ही क्यों लाए? अहमद एक शरीफ लड़का था, अपनी बीवी को प्यार से समझाने लगा, सख्ती से भी समझाया कि वो मेरे माँ बाप हैं। मैं उन बेटों में से नहीं बनना चाहता जो शादी के बाद सिर्फ बीवी के होकर रह जाते हैं और अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। मगर बहरहाल अपनी बीवी की खराब हालत देखकर इसने धीरे धीरे अपने माँ बाप के पास गांव में जाना छोड़ दिया। पहले वो 3 हफ्तों बाद चक्कर लगाता, फिर तो महीनों का वक्त गुजरने लगा। जब इसके यहाँ औलाद की पैदाइश हुई तो गांव से साजिदा और मुख्तार भी वहाँ रहने के लिए आए थे। अभी ने वहाँ रहते हुए 2-3 दिन ही हुए थे कि जब नगीना को अपनी बहन के साथ फोन पर बात करते हुए साजिदा ने सुन लिया। इनके बारे में कह रही थी कि न जाने कब बुढ़ा बुढ़ी यहाँ से जाएंगे। अरे हमारी तो प्राइवेसी ख़त्म हो गई है, जब देखो कभी बुढ़ा तो कभी बुढ़ी मुंह उठाकर हमारे कमरे में चले आते हैं, मेरे बेटे को उठा लेते हैं। अरे इनके हाथ इतने जुड़ियाँ ज़दा हैं कि धोते भी हैं कि नहीं।
ऐसे ही आकर मेरे नरम नाजुक बच्चे को उठा लेते हैं। इस कदर बीमारियां हैं, ऊपर से ये दोनों हर वक्त खांसते रहते हैं। मुझे तो डर है कि मेरा बच्चा बीमार ही ना पड़ जाए। जब ये अल्फाज दोनों ने सुने तो एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आंखों में आए आंसू साफ करते हुए उसी रोज सामान पैक किया और वापस अपने गांव चले आए। अहमद को भी महसूस नहीं हुआ था कि इसके वालिदैन यहाँ से किस वजह से रुखसत हुए हैं। एक रोज़ वो गांव में ही मौजूद था जब ये खबर मिली कि अहमद की सऊदीया में नौकरी लग चुकी है, तनख्वाह भी अच्छी है, मक्का मुकरमा में है। ये सुनकर इसकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। इसने जब इस बारे में अपने वालिदैन को बताया तो वो बहुत खुश हुए। कहने लगे कि बेटा, इतनी पाक जगह पर तुम्हारी नौकरी लगी है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। बस हमारे लिए दुआ करना और हमें फ़ोन करते रहना। यूँ माँ बाप से रुखसत लेकर अहमद नगीना और अपने बच्चे के साथ सऊदीया में शिफ्ट हो गया। शुरू शुरू में तो वो रोज़ाना अपने माँ बाप को फ़ोन किया करता, फिर धीरे धीरे हफ्ते और फिर महीनों बाद अपने माँ बाप को कॉल करना शुरू कर दी। वहाँ पर इसकी ड्यूटी के औकात खार काफ़ी सख्त थे। बाज़ दफ़ा सिग्नल का भी मसला हो जाता था। जो ही धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, मक्का मुकरमा में होने की वजह से हर साल अपने बीवी बच्चों के साथ अहमद हज की अदायगी के लिए जाता। कोई भी एक ऐसा साल इसने ज़ाया नहीं होने दिया था। 13 साल इसे मक्का मुकरमा में रहते हुए गुजर चुके थे। इन 13 सालों में इसने अपने माँ बाप से राब्ता बेहद कम कर दिया था और अब पिछले 3-4 सालों से तो इसका अपने माँ बाप से कोई राब्ता ही नहीं हो पाया था। ना ही अपने किसी अजीज़ के हाथ इसने अपने वालिदैन के लिए कोई चीज़ या पैगाम पहुँचाया था। वजह यह भी थी कि इसके माँ बाप का नंबर जो कि इसके पास था वो अचानक से बंद हो चुका था। शायद मोबाइल ख़राब हो चुका था या फिर सर्विस का मसला था। बहरहाल ऐसी ही वजूहात ने माँ बाप और बेटे को जुदा कर दिया था। ये 13वां हज था, जिसकी अदायगी के बाद विदाई तवाफ़ करने के बाद जब अहमद ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो ज़ारों के तार रोने लगा। फूट फूट कर रो रहा था। पास ही खड़ा एक शख्स इसे रोता हुआ देखता रहा। चूंकि वो पाकिस्तानी था इसलिए वो उर्दू ज़बान में कही गई अहमद के अल्फाज सुन पा रहा था। अहमद रोते हुए दुआ कर रहा था कि मेरे अल्लाह, मेरा ये हज कबूल कर ले। मैं पिछले 13 सालों से तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ, मगर आखिर क्यों मेरे हज कबूल नहीं हुए। वो शख्स इसकी बात सुनकर इसके पास चला आया। फिर कहने लगा कि अरे भाई, किसने कहा तुम्हारे हज कबूल नहीं हुए? जब खुदा ने तुम्हें 13 मरतबा अपनी बारगाह में बुला लिया है तो यकीनन तुम्हारी मंजूरी लिखी थी, तभी तो तुम यहाँ तक आए हो। मगर अहमद ने नफ़ी में सर हिला दिया। रोते हुए कहने लगा कि भले ही मैंने 13 हज किए हैं, मगर हज करने के बाद जब मैं घर जाकर अपने बिस्तर पर सोता हूँ तो ख्वाब में मुझे ये निशानी मिलती है कि मेरे ये हज कबूल नहीं हुए। वो सारी नेकियां जो यहाँ रहकर मैंने कमाई, वो सारी मेरे मुंह पर मारकर मुझे धुतकार दिया गया है। ये सुनकर वो शख्स भी हैरान हुआ। कहने लगा कि फिर तुम वो गलती देखो, वो गुनाह देखो जो तुमसे सरजद हुआ है। इसके लिए अपने रब से माफ़ी मांगो। अहमद बड़ा ही नेक था, 5 वक्त का नमाजी, अपनी बीवी और बच्चों के हक में बहुत अच्छा था। लेकिन आखिर कौन सा गुनाह था? ये शायद फिर अपने माँ बाप के फ़राइज़ थे जो कि इसने अदा नहीं किए थे। उसने उसी रोज़ सोचा कि वो वापस गांव जाएगा और अपने माँ बाप से मुलाकात करेगा। कितने सालों से इसने इनका चेहरा नहीं देखा था, न जाने वो किस हाल में होंगे। जब इसने इस बारे में नगीना से बात की तो नगीना एक मर्तबा फिर इससे झगड़ा करने लगी, इसे इरादा तर्क करने का कहने लगी। मगर अहमद इस बार अपनी बीवी को भी छिड़क गया। इसने अपनी टिकट कटवाई और पाकिस्तान पहुंच गया। जब वो अपने गांव में पहुंचा तो एक पल को इसका वजूद लर्जा था। 13 साल बाद इसके वालिदैन इसे देखकर न जाने क्या कहते। 13 साल का अरसा कोई कम तो नहीं था। वो डरते डरते कदम उठा रहा था। कदम तो मानो मनो भारी हो चुके थे कि जब एक लड़का इसे भागता हुआ नजर आया। इसने उस लड़के को रोका और फिर पूछने लगा कि बेटा, इस गांव में मुख्तार हुसैन नामी एक शख्स रहता था और इनके साथ इनकी बीवी साजिदा भी रहती थी। क्या तुम बता सकते हो कि इनका घर कहाँ है? ये सुनकर वो लड़का इशारतन घर के बारे में निशानदेही करने के बाद कहने लगा कि हाँ, इनका घर वहाँ है, मगर मुख्तार चाचा तो आज से कोई 7-8 माह पहले ही वफात पा चुके हैं और इनकी बीवी साजिदा अम्मा तो फॉलिश की मरीज़ा हैं, बिस्तर पर लेटी रहती हैं।
सुना है इनका एक बेटा है जो कि सऊदीया में रहता है, दोबारा कभी वापस नहीं आया। गांव वाले तो इसे बड़ा ही बुरा भला कहते हैं कि कैसा बेटा है, अपने माँ बाप की पलटकर खबर तक ना दी। उस लड़के की बातें सुनकर तो अहमद की आंखों से आंसू कितार दर कितार बहने लगे थे। वो भागकर अपने घर पहुंचा था। इसके वालिद की वफात हो चुकी थी और इसे इनकी मैयत को कंधा तक देना नसीब नहीं हुआ था। वो भागकर घर पहुंचा तो इसके घर का दरवाज़ा टूटा फूटा था। घर में दाखिल हुआ तो इसकी माँ इस तपती हुई धूप में बाहर चारपाई पर पड़ी थी। कई मक्खियाँ इसकी माँ पर भिनभिना रही थीं। वो भागकर अपनी माँ के पास पहुंचा। इसकी माँ अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के पास रखे हुए थी और कुछ बोल रही थी। लरसते हुए लबों के साथ जब अहमद ने कान किए तो इसकी माँ के अल्फाज तो गोया इसका जिगर चीर चुके थे। इसकी माँ कह रही थी कि मेरे रब मेरे बच्चे को सही सलामत मुझ तक पहुंचा दे, इस पर कोई मुसीबत मत आने देना। मेरा शौहर तो तेरे पास चला गया, मगर अब मेरे जनाजे को कंधा देने के लिए मेरे बेटे को मेरे पास भेज देना। ये अल्फाज वो बगैर रद्दो बदल के बार बार दोहरा रही थी कि जब अहमद से बर्दाश्त ना हुआ, इसने अपनी माँ को आवाज़ दे दी, अम्मा मैं आ गया। माँ ने जब बेटी की आवाज़ सुनी तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कहने लगी कि बेटा तुम कहाँ हो? मेरी आंखों से तो नूर ख़त्म हो गया, अपना चेहरा मेरे करीब करो, मैं तुम्हारे चेहरे पर बोसा दूं। माँ की हालत देखकर अहमद रोने लगा। सऊदीया में वो कितने आराम व आसाइश के साथ रह रहा था और यहाँ इसके माँ बाप इस हालत में थे। वो रोते हुए अपनी माँ से माफ़िया मांगने लगा, इनके हाथ चूमने लगा, इनके पैरों को अपने नब्बों से लगाकर इनसे माफ़ी मांगने लगा। मगर माँ ने फ़ौरन अपने पैर झटक कर अपने बेटे को सीने से लगाया और कहने लगी, बेटा तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या हुआ जो तू अपने कामों में मसरूफ़ हो गया था? तेरी माँ तो तुझे आज भी उतना ही प्यार करती है, वैसे ही याद करती है। अपनी माँ की मोहब्बत देखकर ये सारी दुनिया और ये धन दौलत सब कुछ अहमद को बेमायनी लगने लगा था। इसे अब एहसास हुआ था कि इसके 13 हज कबूल क्यों नहीं हुए। वो अपनी माँ को फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गया और इनका भरपूर इलाज करवाया। अपने बाप की कब्र पर जाकर कदमों की तरफ बैठकर धाड़े मार मार कर रोता रहा। बेटे की मोहब्बत और लिम्स पाकर धीरे धीरे साजिदा की तबीयत कुछ बेहतर होने लगी थी। इसके बाद वो अपनी माँ को अपने साथ सऊदीया ले गया। वो 14वां हज था जो अहमद ने अपनी माँ के साथ किया था। उस रात ख्वाब में देखा कि इसके सारे हज कबूल हो चुके हैं और फिर चंद रोज़ बाद साजिदा बीबी जहां फानी से कूच कर गई।